Myself Imran Khan. I welcome all of you in this YouTube channel उड़ान क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिप्थीरिया टॉक्सिन के मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे। जैसा कि हमने कोलेरा टॉक्सिन में पढ़ा कि वो एबी टॉक्सिन फैमिली का एक मेंबर होता है, इसी तरह से डिप्थीरिया टॉक्सिन भी एबी टॉक्सिन फैमिली का ही एक मेंबर है। ये एक बैक्टीरिया स्पीसीज कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के थ्रू फैलता है। ये बाय नेचर ग्राम पॉजिटिव और रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो ये जो है रोड शेप्ड बैक्टीरिया हम देख सकते हैं। इनमें जो बीड्स होती है, इनमें फॉस्फेट डिपॉजिट रहता है। फ्रेंड्स, ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें करीब 535 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। हम देख सकते हैं, एक इसकी ए सब यूनिट और नीचे इसकी बी सब यूनिट, जो यहाँ दो पार्ट्स में बटी है, जिसे हम टी डोमेन और आर डोमेन कहते हैं। इस तरह से इसमें कुल 3 डोमेन होते हैं। ए सब यूनिट वाले पार्ट को हम कैटालिटिक डोमेन भी कहते हैं, वहीं बी सब यूनिट के एक पार्ट को हम टी डोमेन कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम आर डोमेन कहते हैं। फ्रेंड्स, टी डोमेन से हमारा मतलब है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। इसे ट्रांसलोकेटेड डोमेन भी कहते हैं। इसी तरह से आर डोमेन से मतलब है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, यानी कि जो सबसे पहले जाकर रिसेप्टर की सरफेस पे बाइंड करता है वो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। इसकी जो कैटालिटिक साइट है, या जिसे हम कैटालिटिक डोमेन कहते हैं, ये इसकी एक्चुअल टॉक्सिन फॉर्म होती है, यानी यही इसके एंजाइमेटिक इफेक्ट शो करती है और टॉक्सिन का जो इफेक्ट है वो भी इस ए सब यूनिट के थ्रू ही फैलता है। फ्रेंड्स, टी और आर सब यूनिट आपस में इस लिंकर के थ्रू जुड़ी रहती है। इसी तरह से ए सब यूनिट जो है वो ए या कैटालिटिक डोमेन जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन या टी डोमेन के साथ यहाँ दो तरह से जुड़ी है। एक लिंकर के थ्रू जुड़ी है और दूसरा एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये यहाँ पर जुड़ी रहती है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आप इसकी स्ट्रक्चर को अपने कंसर्न में रखें। कैटालिटिक डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन या टी डोमेन और आर डोमेन या रिसेप्टर डोमेन। T domain and R domain are part of B subunit and catalytic domain is a part of A subunit. फ्रेंड्स, इसका जो इंटरनलाइजेशन है वो भी रिसेप्टर मीडिएट है, जैसा कि हमने कोलेरा टॉक्सिन के अंदर पढ़ा था। लेकिन इसका जो रिसेप्टर होता है वो HBEFG यानी हिपेरिन बाइंडिंग एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे ये HBEGF लगे रहते हैं। जैसे ही ये टॉक्सिन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाय नेचर जो है ये कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के जो टॉक्सिन है वो एक्सोटॉक्सिन होते हैं, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है अपने टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के बाद सिक्रीट करता है। तो इस तरह से ये सेल सरफेस पर ये टॉक्सिन जो है एबी टॉक्सिन सिक्रीट हो जाता है और सिक्रीट होने के बाद सबसे पहले इस HBEFG यानी हिपेरिन बाइंडिंग एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की सरफेस पर आकर लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये जो आर डोमेन है यानी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, ये इस HBEFG रिसेप्टर की सरफेस पे आकर लगता है। जैसे ही ये सरफेस पर आकर लगता है, इसके साथ इसका टी डोमेन और ए डोमेन जो है वो अटैच रहते हैं और इसका जो इंटरनलाइजेशन है वो एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा होता है, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा। एक क्लेथरिंग प्रोटीन की कोटिंग इस एंडोसोम के चारों तरफ जो है वो हो जाती है ताकि इसका एंडोसोम फॉर्मेशन यहाँ पर हो सके, इंटरनलाइजेशन हो सके। फ्रेंड्स, एंडोसोम के फॉर्मेशन के बाद अब यहाँ पर जो है एक विशेष प्रोटीज एंजाइम जिसे हम फ्यूरिन लाइक प्रोटीज कहते हैं, ये प्रोटीज जो है सबसे पहले इस लिंकर को ब्रेक करता है। तो कई बार ये एंडोसोम में इसे ब्रेक करता है और कई बार ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे भी इसे ब्रेक कर सकता है। तो इस तरह से ये लिंकर ब्रेक हो जाता है। उसके बाद
कैटालिटिक डोमेन और टी डोमेन, यानी कि सी डोमेन और टी डोमेन जो है ये आपस में अब सिर्फ एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू जुड़े रहते हैं, और टी डोमेन जो है वो आर डोमेन के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है। इस एंडोसोम के फॉर्मेशन के बाद फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण काम जो होता है वो होता है इस एंडोसोम का एसिडिफिकेशन। विशेष तरह के एटीपीएज पंप, जिन्हें हम वैक्यूलर एटीपीएज पंप कहते हैं, इन पंप के थ्रू H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन का जो ट्रांसफर है वो इस एंडोसोम में अंदर की तरफ किया जाता है। H पॉजिटिव आयन के ट्रांसफर की वजह से इस एंडोसोम की पीएच जो है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि इसकी पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है। तो इस तरह से इस एंडोसोम का एसिडिफिकेशन कर दिया जाता है। ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, जिससे ये एनर्जी के थ्रू H पॉजिटिव जो है वो अंदर की तरफ एंटर करते हैं। तो इस तरह से इस एंडोसोम का जब एसिडिफिकेशन हो जाता है तो यहाँ दो महत्वपूर्ण काम यहाँ पर और होते हैं। वो क्या हैं? सबसे पहले जिसे हमने यहाँ पर टी डोमेन या ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कहा, ये ट्रांस मेम्ब्रेन नाम रखने की जो बड़ी वजह है वो भी अब यहाँ पर इसके द्वारा दर्शाए जाने वाले रोल से समझी जा सकती है। फ्रेंड्स, एसिडिफिकेशन के प्रभाव में ये जो टी डोमेन है वो यहाँ पर अपनी स्ट्रक्चर में कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करता है। ये अपने जो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज होते हैं उनको एक्सपोज करता है, और एक्सपोज करने के बाद ये यहाँ से जो है डिस्प्लेस होकर के इस एंडोसोम की मेम्ब्रेन पर आकर लग जाता है, यानी यहाँ से ये अब इस मेम्ब्रेन पे आ जाएगा। नीचे वाले डायग्राम को अगर हम देखें तो इस तरह से ये जो टी डोमेन है इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं और ये आकर इस एंडोसोम की मेम्ब्रेन पर लग जाता है। लगने के बाद अब इसका इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पर ये है कि ये इस कैटालिटिक डोमेन को एक पैसेज देता है, यानी मार्ग देता है, जिसके थ्रू ये कैटालिटिक डोमेन जो है वो इस टी पैसेज से, यानी कि टी डोमेन के पैसेज से होता हुआ बाहर आ जाता है। दूसरी बात कि ये जो कैटालिटिक डोमेन और टी डोमेन अब सिर्फ इस डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए थे, और इस डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी रिडक्शन जो है वो इस एसिडिक एनवायरनमेंट में यहीं पर कर दिया जाता है। यानी इस तरह से जो ए सब यूनिट है या कैटालिटिक डोमेन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के रिडक्शन के बाद यहाँ पर इस टी डोमेन के द्वारा बनाए गए पैसेज से आसानी से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये कैटालिटिक डोमेन यहाँ से बाहर आ जाता है। यही कैटालिटिक डोमेन जो है वो इसका मेन टॉक्सिन, या जिसे हम कहें जो कैटालिटिक या एंजाइमेटिक जो व्यवहार है वो यही कैटालिटिक डोमेन यहाँ पर शो करता है। और बाहर आने के बाद ये सी डोमेन जो है या ए सब यूनिट जो है ये यहाँ से राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेटिक राइबोसोम जो होता है उसकी सरफेस पे जाते हैं। हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में इलोंगेशन फैक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में पेप्टाइड चेन का जो इलोंगेशन है वो EF2 फैक्टर्स के थ्रू किया जाता है, जिन्हें हम इलोंगेशन फैक्टर 2 कहते हैं। तो राइबोसोम की सरफेस पे ये जो EF2 फैक्टर्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स को कंटिन्यू जोड़कर इस पेप्टाइड चेन को फॉरवर्ड करते हैं, इस EF2 फैक्टर की सरफेस पे ये ए टॉक्सिन या ए सब यूनिट जो है वो यहाँ पर ADP राइबोसाइलेशन की क्रिया करवा देती है। हमने पहले भी इसे समझा कि ADP राइबोसाइलेशन जो है वो निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के थ्रू यहाँ पर किया जाता है। ये निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो इस ए टॉक्सिन के या ए सब यूनिट के प्रभाव में यहाँ पर निकोटिनेमाइड एंड ADP राइबोज में टूट जाता है। ये ADP राइबोज जो है ये EF2 फैक्टर के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। इस EF2 फैक्टर की सरफेस पे एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड रेजिड्यूज जिसे हम डिप्थेमाइड कहते हैं,
ये डिप्थेमाइड जो है ये हिस्टिडीन अमीनो एसिड की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है जो यूकैरियोटिक्स में सिर्फ इस EF2 फैक्टर में ही पाई जाती है। तो इस तरह से इस EF2 फैक्टर के डिप्थेमाइड अमीनो एसिड के साथ ये ADP राइबोज बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह इसका ADP राइबोसाइलेशन जो है वो A सब यूनिट के थ्रू कर दिया जाता है। अगर आपको याद हो तो कोलेरा टॉक्सिन में भी हमने देखा था कि ये जो कैटालिटिक सब यूनिट या A सब यूनिट जो थी इसने G अल्फा प्रोटीन की सरफेस पे जाकर ADP राइबोसाइलेशन करवाया था, जिसके बाद जो है वो एक्टिव फॉर्म में कंटिन्यू रहता है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट, यहाँ पर A सब यूनिट जो है वो EF2 फैक्टर की सरफेस पे जैसे ही ADP राइबोसाइलेशन की क्रिया करवाती है वैसे ही ये EF2 की जो एक्टिविटी है ये इनहिबिट हो जाती है, यानी ये EF2 फैक्टर जो है ये इलोंगेशन प्रोसेस को यहाँ पर सीज कर देता है। सीज करने के बाद आगे फिर प्रोटीन संश्लेषण की या प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया है वो भी हाल्ट हो जाती है, क्योंकि पेप्टाइड चेन का इलोंगेशन यहाँ रुक जाता है। ये पेप्टाइड चेन, इसका इलोंगेशन अगर रुकेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी आगे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने समझा कि जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है वो एंडोसाइटोसिस की क्रिया के थ्रू यहाँ पर एंडोसोम बनाते हुए ए टॉक्सिन को रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद ये जो ए सब यूनिट है ये राइबोसोम की सरफेस पे EF2 फैक्टर का ADP राइबोसाइलेशन करवा देती है। इस ADP राइबोसाइलेशन के प्रभाव में ये जो EF2 फैक्टर है ये इनहिबिट हो जाता है, यानी कि इलोंगेशन प्रोसेस को सीज कर देता है, और सीज करने के प्रभाव में यहाँ पर पेप्टाइड चेन का जो कंटिन्यूसली फॉर्मेशन है वो ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने के प्रभाव में यहाँ प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया हाल्ट हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, और अवरुद्ध अगर हो जाती है तो आगे सेल डेथ की प्रोबेबिलिटी या जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने डिप्थीरिया का जो एक एंडोसाइटिक पाथवे है इसके इन्फेक्शन का उसे आज समझा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।